नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, आज जो विषय लेकर के हम आप लोग विचार हैं, ये विषय बहुत लंबा चौड़ा बहुत बड़ा है, पर जो निहायत जरूरी है हम आप ज्ञान लेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का विषय एक्सरसाइजिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम। फंडामेंटल राइट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। हम सबको मालूम होगा, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और हमने एक संविधान दिवस पर छोटा सा वीडियो भी हमने बनाया है। फिर भी आज हम इतिहास ज्ञानों में क्या क्या है इसमें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत संक्षिप्त में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चर्चा है। पूर्व में मेरा जो वीडियो बना है उसको आप लोग देख लेंगे। तो कहावत है, मैंने कहना है कि दिव्यांग लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रयोग करना, यानी दिव्यांग लोगों को भी सामान्य लोगों के जैसा, यानी भारत का संविधान भारत के प्रत्येक कानूनी नागरिक पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, शारीरिक दिव्यांग हो, ये सबके लिए एक ही लागू होता है। तो हम यहाँ दिव्यांग और संविधान डिसेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहें, डिसेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, डिसेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दिव्यांग और संविधान पर हम चर्चा करें। चलिए, संविधान दिव्यांगों सहित सभी नागरिकों को न्याय का अधिकार, विचार का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, अस्थिरता और अवसर की समानता, बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित करता है। यानी मैंने बता दिया कि संविधान हमें क्या क्या देती है, हम सब दिव्यांगों को भी, तो इंक्लूडिंग द डिसेबल ए राइट ऑफ justice, liberty of thought, expression, faith and worship, equality of status and opportunity, and for the promotion of friendship। यानी मैं हिंदी में इस दोनों मैंने आपको बताया। अब आगे क्या है, देखिए आर्टिकल पर ध्यान दीजिए। आर्टिकल 15(1), इसके पहले एक चीज आप जान लें, आर्टिकल क्या है, एक्ट क्या है और सेक्शन क्या है। सेक्शन तो आप समझ रहे होंगे, खंड ए बी सी करके आता है, खंड या भाग, जिसे हम लोग सेक्शन 1 सेक्शन 2 पढ़ते थे। और आर्टिकल अनुच्छेद आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमारे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और एक्ट, अधिनियम। तो आज इसी चीज पर चर्चा होगी, आर्टिकल, सेक्शन और एक्ट, यानी अनुच्छेद, अधिनियम और भाग में। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 15 का 1 में कहता है, सरकार को भारत के किसी भी नागरिक, चाहे वह दिव्यांग हो, वो असामान्य हो, वो पीड़ित हो, दलित हो, या फिर वह गरीब हो, या वो किसी तरह से हादसे का शिकार हो, सभी को जो है एक समान नागरिकता देती है। चाहे आप जिस भी धर्म को मान सकते हैं, जिस धर्म में आप जा सकते हैं, चाहे जिस जाति का हो, जिस लिंग का हो, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने का आदेश देती है।
यानी सबको एक समान है। ऐसा नहीं कि दिव्यांग का जिसका भेदभाव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी। एंड आगे आइए, यहीं पर अनुच्छेद आर्टिकल 52 कहती है कि दिव्यांग जो है किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो उसका दायित्व उसकी प्रतिबद्धता शर्तों के अधिनियम, और यही नहीं चाहे महिला हो बच्चे हो कोई भी दिव्यांग हो उनको हर तरह से, चाहे अनुसूचित जाति का हो जनजाति का हो, उनको वही सुविधाएं मिलेगा जो सामान्य लोगों को मिलता है। जैसे पनघट, कुआं, तालाब, नदी, नाला जब बनता है तो लोग गांव में क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से कब्जा ले लेते हैं कि हमारा ये कुआं है, ऐसा कोई मोटर नहीं चलाएगा, इसका दूसरा कोई पानी नहीं भरेगा। ऐसा नहीं है। जो सार्वजनिक है, सरकार की संपत्ति सरकार ने बनाया है, उस पर सभी का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत है, किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 52 में है, याद रखना होगा। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार नियुक्ति संबंधी मामलों में दिव्यांगता सहित अन्य का अवसर सामान्य है, यानी चाहे सामान्य हो या असामान्य हो, उन सबों का अधिकार उस पर है। जो सरकारी नौकरियों में चाहे आपका कहीं वैकेंसी भी निकलता है, उसको गारंटी देना पड़ेगा। ये इसी अनुच्छेद, इसी आर्टिकल के तहत है। इसके साथ ही आपका दिव्यांग सहित किसी व्यक्ति को उसके संबंध में आपको अनुच्छेद देखिए यहाँ पर होगा 17 आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 द्वारा जो प्रावधान है कि अगर आपको हक से वंचित किया जाता है किसी दिव्यांग को, SC किसी को भी, तो उसके तहत कानूनन दंड का भी प्रावधान है। अगर कोई आपको सामान्य स्कूल नामांकन कराने जाते हैं, आपका समान नामांकन नहीं लेता है दिव्यांग को, तो वह कानून के तहत सजा का प्रावधान है और अर्थदंड भी है। वह किसके अनुच्छेद के तहत आता है, तो याद रखने की चीजें कुंदन जी, वो आता है आर्टिकल 17। इसी में सिर्फ आर्टिकल को लिखा हूँ कि आप लोगों को ध्यान में रह सके। किस आर्टिकल में क्या है, वीडियो बना रहे हैं, आप देखिए, मान के लिए याद करिए, सेल्फ स्टडी अपने बुक से पढ़िए, कंफर्म हो जाएंगे। आगे जो है देखिए आर्टिकल 21 जो है आपका जीवन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। क्या स्वतंत्र है, हम यहाँ नहीं रह करके ज्ञान में पटना नहीं, पटना ऐसा नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि ना भैया यहाँ तो सब झांकी भी रहेगा। अरे भैया, कोई भी कहीं जा सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, कोई भी कहीं अपना व्यवसाय चला सकता है। ये आर्टिकल लोग नहीं जानता, वही सब अलग करता है। ये आर्टिकल देखो साफ करता है, ये दिव्यांग सहित प्रत्येक व्यक्ति को संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी है। माने जीवन जीने की, भाई मेरे, अगर कोई गरीब दवा बगैर मर रहा है तो दवा बगैर नहीं मर सकता है, चाहे 1 करोड़ की दवा कोई नहीं हो, क्यों नहीं हो, सरकार को उसको व्यवस्था करना पड़ेगा। और जीवन जीने का अधिकार सभी को है और उसको चिंता करना पड़ेगा। उसी तरह से कोई कहीं जा सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, स्वतंत्रता का अधिकार है ना। जीवन जीने की स्वतंत्रता की गारंटी देती है हमारा संविधान। यहाँ अनुच्छेद किसके तरफ, आर्टिकल 21। इसके बाद आर्टिकल 23 देखिए। आर्टिकल 23 में क्या है कि मनुष्य दिव्यांग सहित, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं व्यापार कर सकता है, यानी कहने मतलब है कोई व्यापार और व्यवसाय अन्य प्रकार के जबरन श्रम निषेध है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई दिव्यांग है या सामान्य है और कोई 18 वर्ष से नीचे को श्रम कराता है, काम कराता है बच्चे से, तो वह निषेध है। और इस आर्टिकल में क्या हुआ है, तो आर्टिकल 23 और यह एक दंडनीय अपराध है। जो मैं सीआरई प्रोग्राम में लेबर एक्ट के बारे में बता रहा था, चाइल्ड लेबर
एक्ट के बारे में। तो यह जो है कोई भी व्यक्ति 21 में था, कहीं भी कोई जा सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, रह सकता है, स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 23 में 18 वर्ष से नीचे है वह कोई रोजगार व्यवसाय नहीं कर सकता और न कोई उसे जबर काम करा सकता है। यह एक निषेध है, दंडनीय अपराध है जो आर्टिकल 23 में है। आगे देखिए आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, दिव्यांग सहित किसी भी कारखाने या खदान में काम करने या किसी सरकार के काम करने के लिए निजी ठेकेदार अगर 14 साल से कम के हैं तो वह नहीं करा सकता है। यानी 14 साल से कम के नीचे के बच्चों को एकदम नहीं काम कराना है। 14 साल से 18 वर्ष के बच्चों से काम कराएं तो उसको भी स्कूल के टाइम में काम नहीं कराना है। इसको ध्यान रखने की बात है कुंदन जी। 14 वर्ष तक जो है किसी से काम नहीं कराना और 14 से 18 में अगर किसी बच्चे से आप काम लेते हैं तो उसके पढ़ाई के समय काम नहीं लेना है। पढ़ाई के टाइम जो है 10 से 4 उसमें नहीं लेना है, ठीक है। इसके साथ अगर करते हैं तो आपको दंडनीय अपराध है। अब आइए आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 प्रत्येक नागरिक जिससे समेत धर्म की स्वतंत्रता यानी वो अपना धर्म को मानने का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो स्वतंत्र है, आप मान सकते हैं। इसकी गारंटी हमारा जो अनुच्छेद 25 है आर्टिकल 25 है संविधान का वह देता है। उचित आदेश नैतिकता स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति गैर दिव्यांग की तरह अपने धर्म को अपना सकता है और अपनी स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर सकता है। यह हमारा आर्टिकल 25 अधिकार देता है। आर्टिकल 32 देखिए, किसी दिव्यांग व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक समूह के प्रचार और रख रखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कोई दिव्यांग व्यक्ति है अगर कुछ काम करता है तो उसको फोर्स करके आप टैक्स नहीं ले सकते हैं। किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को उसकी भाषा, लिपि, संस्कृति अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। यानी उसकी जो मातृभाषा है, उसका जो धर्म है, उसका जो संस्कृति है, उसे कोई हटा नहीं सकता है। वह स्वतंत्र है अपने धर्म को मानने के लिए, अपनी संस्कृति को मानने के लिए। अब अभी अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि आपके अधिकार का अगर लगता है कहीं हमारा हनन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यह अधिकार आर्टिकल 32 के तहत आपको दिया जाता है। आर्टिकल 32 और इसमें भी आपको सहयोग मिलेगा। क्या सहयोग मिलेगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल अथॉरिटी, सेंट्रल लीगल सर्विस अथॉरिटी के तरफ से आपको फ्री में एडवोकेट मुहैया कराया जा सकता है। आगे देखिए आर्टिकल 29(2) हमारा बोध है कि आप सब विद्यार्थी और फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो एक बार हमारा मौलिक अधिकार के साथ साथ पूरा संविधान का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगी। कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने सेक्शन हैं, कितने एक्ट हैं, ये सारी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगा और किस सेक्ट का क्या प्रावधान उसमें दिया हुआ है। लेकिन उसको होमवर्क में स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल आपका जो है 29, इसमें संपत्ति रखने वाले किसी भी दिव्यांग गैर दिव्यांग की तरह जो कानून अधिकार लोगों से संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कोई दिव्यांग है तो सोचता है कोई क्या करेगा, इसको संपत्ति क्या होगा, इसकी संपत्ति हम रख लेंगे, क्या करेगा, कुछ करेगा ही नहीं।
वो अपना लिखवा लेता है, ऐसा नहीं कर सकते। उसके अधिकार से आप उचित नहीं कर सकते हैं। मौलिक आदि कहने का मतलब है कि अनिर्दिष्ट वंचन के बाद चुनौती दी जा सकती है और क्षति के रूप में राहत मिल सकती है। अगर आपका अधिकार या संपत्ति का कोई हनन करता है तो इसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक दिव्यांग व्यक्ति गैर दिव्यांग की तरह उस क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में अपना सम्मान मतदाता सूची में अपना नामांकित नाम करा सकता है। यानी कहने का मतलब है सभी दिव्यांगों को राइट टू वोट देने का अधिकार भी मिला है। और 18 वर्ष हो गया तो अपना मतदाता पत्र बनाइए और वोट देने का अधिकार प्राप्त है और आप वोट दीजिए। यह आपका मौलिक अधिकार के रूप में हमारा जो है मिलता है आप सब दिव्यांग को। अभी आरक्षण को लेकर के हम लोगों को रांची राज्य सहायता आयोग कार्यालय में 26 तारीख को इसी 26 मार्च 2014 को एक बैठक बुलाई गई है कि दिव्यांग जनों को आप कैसे वोटिंग कराएंगे, क्या क्या सुविधा चाहिए, उसके लिए चर्चा होगी। यानी आप लोग को दिव्यांग है ऐसा नहीं है कि आपके 18 वर्ष पूरा कर दें तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। 18 वर्ष पूरा होने के बाद आपको मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद दिव्यांगों के लिए शिक्षा कानून मतलब एजुकेशन लॉ फॉर द डिसेबल एजुकेशन लॉ। चलिए आर्टिकल 29(2) आर्टिकल 29(2) में शिक्षा का अधिकार जिस दिव्यांग को दिया गया है उसको शिक्षा से वंचित आप नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपका राज्य दिव्यांगजन निधि बनाया गया है। जो गरीब दिव्यांग है अगर नहीं पहुंच कर सकता है, नहीं पहुंच सकता है तो आप उससे लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। राज्य में राज्य दिव्यांगजन निधि है। उसके बाद सेंट्रल निधि आपका वहाँ भी दिव्यांग निधि है, जिले में भी दिव्यांग निधि है। कोई गरीब दिव्यांग है, लाचार है, पढ़ाई से वंचित है तो स्कॉलरशिप का लाभ ले सकता है। और ज्यादा आवश्यकता है तो राज्य दिव्यांग निधि लाभ ले सकते हैं। और चलिए हमारे कोई दिव्यांग में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका पैसा नहीं है तो दिव्यों तुम्हारे लिए हमें आवेदन गवर्नमेंट हाउस को हम लिखेंगे। अच्छा है, आज हमको इस राय के तहत हमको मालूम हो गया दिव्यो हम लिखेंगे सरकार को लेकर। बच्चा हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहा है, मैट्रिक पढ़ाई कर रहा है, इसके पास गाड़ी भाड़ा तक नहीं है, इसके पास पढ़ने की बुक तक नहीं है। शायद देखिए मैं देता हूँ, मेरा काम है देना, देगा नहीं तो उसका काम है, एक बार आवेदन हम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो दिव्यांग शिक्षा कानून कहाँ से मिला है, अनुच्छेद याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन आ गया शिक्षा का अधिकार कहाँ मिला है। जो हमारा आर्टिकल में वो आर्टिकल 29 में शिक्षा का अधिकार दिव्यांगों को दिया गया है। और आर्टिकल 45 कहता है कि 14 वर्ष आयु प्राप्त करने तक यानी 14 वर्ष तक के सभी सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा। कैसी शिक्षा? कम बात नहीं है। अब है हेल्थ लॉ। क्या भैया? हेल्थ लॉ मतलब स्वास्थ्य कानून। तो देखिए स्वास्थ्य कानून जो है वो आपका 47 आर्टिकल 47 में आपको यह बताया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम जिसको बोलते हैं MHA MHA का फुल फॉर्म क्या होता है कुंदन जी? हाँ, मेंटल हेल्थ एक्ट, राइट। मेंटल हेल्थ एक्ट ये सही है। मेंटल हेल्थ एक्ट अभी मैं सीआरई पढ़ाया हूँ इमेज ऐसा भूल जाइए कैसे काम करें।
1987। ये सब याद रखिए, अभी तुम पढ़ाएंगे। तो ये अधिकार किस आर्टिकल में है? 47। हाँ, यही याद रखने का चीज। ऐसे बोलिएगा तो पता नहीं चलेगा, कहीं आर्टिकल देख रहे हो इसका मतलब कहीं है हमारा अधिकार, कहीं हमारा संविधान में अधिकार मिला है। तो अनुच्छेद बताता है कि सबसे क्या लिखा है। तो ये भी अधिकार क्या है? मेंटल स्वास्थ्य एक्ट, इसमें क्लियर लिखा है कि अगर चिकित्सक जो है मानसिक रोगी को ठीक से इलाज नहीं करते हैं, कोताही बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो उनको जेल का भी सजा हो सकता है, हमारा भी दोनों हो सकता है, क्योंकि वही कानून बना हुआ है। अब हम आते हैं आपको फैमिली लॉ पे आते हैं। देखिए फैमिली लॉ पारिवारिक कानून। पारिवारिक कानून जो है विभिन्न समुदायों में सरकार द्वारा अधिनियम, विवाह संबंधी अधिनियम कानून दिव्यांगों पर समान रूप से लागू होता है। जो हम पर विवाह संबंधी नियम है वही दिव्यांगों पर भी होता है। इससे अधिक अधिनियमों में यह प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? नंबर 1, जो दोनों में से कोई भी पक्ष मूर्खता करना, यानी कम से कम मेंटल नहीं होना चाहिए। विवाह के लिए क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, सब मानसिक स्वस्थ रहे। अगर दोनों मेंटल नहीं होगा और शादी करोगे तो क्या होगा? समस्या भयानक करते रहे हो, है ना? तो ये ध्यान रखना है ना। दोनों एगो है तो कुछ चलेगा, लेकिन दोनों हो तो कैसे चलेगा? जहां एक पक्ष मानसिक विकार के कारण वैध सम्मति देने में समर्थ है, इसी तरह से मानसिक विकार से पीड़ित असंतोषात्मक के लिए विवाह के लिए अयोग्य है। मैं कई बार बताया हूं, क्या बौद्धिक दिव्यांगता शादी के बाद ठीक होता है? नहीं, शादी के बाद ठीक है नहीं, क्योंकि समस्याएं और बढ़ सकती है, समस्याएं घट नहीं सकती है। इसी तरह से जहां किसी पक्ष एक जीवित जीवन साथी है, यानी कहने का मतलब है कि दीपू रवानी शादी कर रहा है और दीपू रवानी की और शादी हो गया है, अब फिर शादी करता है, तो ये भी मान ले? अंडरस्टैंड? हाँ गुरु जी। इसके बाद देखिए गैर विज्ञान व्यक्तियों के संबंध में विवाह के पक्षों का अधिकतर कार्य विभिन्न विवाह अधिनियम, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम। एक हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955, ये हिंदू विवाह अधिनियम है 1955। ये आपका हिंदू मैरिज एक्ट, HMA इसको बोलते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट। और इसके बाद ईसाई विवाह अधिनियम है, ईसाई विवाह अधिनियम, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, 1872, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 एंड डाइवोर्स एक्ट छोड़ देना है। शादी कर लिए और काम क्या छोड़ देना है, तो डाइवोर्स एक्ट भी है। क्या है? तलाक अधिनियम। तलाक अधिनियम जो है कब है? डाइवोर्स वो कब का है? डाइवोर्स एक्ट जो है 1935 कौन सा एक्ट बना है इसमें? डाइवोर्स एक्ट। अगर आप आपस में सहमति नहीं है तो एक दूसरे को डाइवोर्स दे सकते हैं, यानी डाइवोर्स हिंदी में तलाक दे सकते हैं। इसके बाद विशेष विवाह अधिनियम
विशेष विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954 ये विशेष विवाह अधिनियम है। विशेष विवाह अधिनियम फॉर्जिंग मैरिज एक्ट, फॉर्जिंग मैरिज एक्ट 1959, 1959 फॉर्जिंग मैरिज एक्ट, फॉर्जिंग मैरिज एक्ट में था विदेशी विवाह अधिनियम। और बाल विवाह निरोध अधिनियम, एक है बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम, चाइल्ड में भी तो दहेज प्रथा, हाँ, चाइल्ड मैरिज रिटेंट एक्ट 1929, 1929 चाइल्ड मैरिज रिटेंट एक्ट यानी बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। इसको संशोधन किया गया है 1978 में, इसका संशोधन कब हुआ? 1978 में। इसके बाद है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। अब देखिए सक्सेशन लॉ ऑफ डिवीजन, सक्सेशन लॉ ऑफ डिवीजन मिटाता हूं इसको, लिखिए आप लोगों ने सक्सेशन लॉ ऑफ डिवीजन। सक्सेशन लॉ ऑफ डिवीजन क्या है इसको समझिए। दिव्यांग जनों के लिए उत्तराधिकारी कानून, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट, HSA हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट HSA हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। जो हिंदू पर लागू होता है, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है शारीरिक अक्षमता, शारीरिक विकृति किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। आने घर में कोई दिव्यांग है, इसको कहाँ पैसा का जरूरत है, इसको कहाँ हक है, इसको बाहर कर छोड़ो, तो ऐसा नहीं करना होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह उसको इसमें अधिकार प्राप्त है, उसको वंचित किया नहीं जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो
तो आप सर्वोच्च न्यायालय की दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसके बाद है भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ISA, इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, 1925। उन्नत जी ये सब याद कर लीजिए, रट जाइए एकदम। ये जो है आपका भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, इंडियन सक्सेशन एक्ट, तो ये आपका यूनिवर्सिटी वसीयत होता है ना, उत्तराधिकारी के रूप में लागू होता है कि भाई ये वसीयत अब हम अपना इसको करते हैं। ऐसा कोई प्रावधान जो दिव्यांग पैतृक संपत्ति विरासत में देने से वंचित करता, ऐसा नहीं हो सकता है। आप दिव्यांग को संपत्ति देने से वंचित नहीं कर सकते हैं, उसको भी संपत्ति आपको देना ही देना होगा। बशर्ते वसीयत लिखते समय वसीयत लिखने के महत्व और परिणाम को समझाया जाए। वसीयत लिखा था कि महत्व परिणाम को समझाना होगा। उदाहरण के लिए मानसिक रूप से सब व्यक्ति विवेक की अवधि में वसीयतनामा बन सकता है। कहने का मतलब है हमारा राष्ट्रीय न्यास जो है, जो समाज अधिकारिता मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यरत है, और राष्ट्रीय न्यास में ऐसा एक प्रोविजन है कि अगर आपका बच्चा मौलिक विज्ञान है तो उसको आप लीगल गाइडेंस से ले सकते हैं, जो हमारे जिले के लोकल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। अंडरस्टैंड? तो मौलिक विज्ञान बच्चों में यह लागू होता है, बाकी में ऐसा नहीं है। अब आगे हम पढ़ते हैं आपको कि लेबर एक्ट, लेबर लॉ फॉर द डिसेबल। शारदा जी चौक लगे, लेबर लॉ फॉर द डिसेबल, जल्दी लगे। जानिए, बहुत जरूरी है। लेबर लॉ, लेबर लॉ फॉर डिसेबल, लेबर लॉ फॉर लेबर लॉ फॉर डिसेबल। देखिए, अब लेबर लॉ फॉर डिसेबल क्या है? दिव्यांग जनों के लिए श्रम कानून, दिव्यांग के अधिकारों को श्रम कानूनों में इतनी अच्छी तरह से वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन जो प्रावधान नियोक्ता के साथ उनके संबंध में दिव्यांगों को पूरा करते हैं, वो नियम अस्थायी आदेशों जैसे विधान में निहित है। आने कहने का मतलब है, जब कोई दिव्यांग है, चाहे सामान्य है, बच्चे से काम तो करना नहीं, अगर एडल्ट है तो उसे काम भी कराना है, तो उसे वैसा काम देना है जिस काम को करने में वो सक्षम है। अगर सक्षम नहीं है तो फिर उसको उसी का काम देना पड़ेगा। जैसे प्रावधान आ रहा है कि कोई किसी परिवार का बच्चा दिव्यांग है, तो उसे दिव्यांगता को परिस्थितियों को देखते हुए अगर उसको शिक्षण पर सही इलाज की कहीं जगह है तो उसके स्थान, उसके लिए रेडियो में उसको ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा सकता है। ऐसे मैंने कई कराया भी है, कई गवर्नमेंट में ऐसे हैं। अब है आगे देखिए, जुडिशियल प्रोसीड्यूर फॉर द डिसेबल, जुडिशियल प्रोसीड्यूर फॉर द डिसेबल। जुडिशियल प्रोसीड्यूर फॉर द डिसेबल, यानी कहने का मतलब है दिव्यांग के लिए न्यायिक प्रक्रिया, दिव्यांगों के लिए न्यायिक प्रक्रिया, दिव्यांगों के लिए न्यायिक
प्रक्रिया, दिव्यांगों के लिए न्यायिक प्रक्रिया। अब देखिए दिव्यांगों के लिए न्यायिक प्रक्रिया क्या है। डिजाइन अधिनियम यानी कहने का मतलब है अंडर डिजाइन एक्ट 1911, ठीक है, 11 एक्ट, ये जो है ये आपका अंडर द डिजाइन एक्ट 1911 which deal with the law relating to the protection of designs and persons having judicial respect of the property of disabled person who incapable of making any statement doing nothing required under the act। कहने का अर्थ है कि दिव्यांग व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत कोई बयान देने या कुछ भी करने के लिए आवश्यक है, तो दिव्यांग के संरक्षण संबंधी कानून से संबंधित न्यायालय के धारा 74 के तहत ऐसा बयान देने या अक्षमता के अधीन व्यक्ति के नाम पर उसकी ओर से ऐसा काम करने के लिए किया जाएगा। दिव्यांगता अगरपन या अनदिव्यांगता हो सकती है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई दिव्यांग को क्षमता नहीं है कि उस संपत्ति को देख रेख कर सकता है, तो उसके लिए किसी को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। माने ठीक है इसके बारे में ये रहेंगे, देख रेख करेंगे, हम रहेंगे, आप रहेंगे, किसी को या संस्थान देख रेख करेगा, तो ऐसा भी किया जा सकता है। आयकर इनकम टैक्स डिडक्शन भी है, तो इनकम टैक्स क्या दिव्यांगों के लिए धारा 80DB के तहत दिव्यांग आश्रितों में चिकित्सा, नर्सिंग या किसी भी कार्य के लिए आपको उनको 80,000 रुपये तक इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। वो चाहे उनका बच्चा हो या फिर किसी के ऊपर दिव्यांग आसमान, मेरे पर ये दिव्यांग आश्रित है तो हमें भी इनकम टैक्स सुविधा मिलेगी। वह धारा कौन सी है, वह एक्ट कौन है, तो 80DB, ठीक है, वह धारा कौन है, 80 IT एक्ट 1961 है ना जी। ये सब चीजें जल्दी मस्तिष्क में याद नहीं रहता है कुंदन की, इसको बार बार स्पेलिंग इज अ मैटर ऑफ साइट, बार बार इसको देखना पड़ेगा तभी आएगा। IT एक्ट में है उसके बाद। तो अब हम समझते हैं, आज का वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हुआ, तो हमने आपको आज जो बताया एक बार सार में मैं कह दे रहा हूँ। सबसे पहला मैंने बताया आप लोगों को कि एक्सरसाइजिंग फंडामेंटल राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी दिव्यांग जनों के क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें मैंने कुछ आर्टिकल, कुछ सेक्शन, कुछ एक्ट, कुछ मेंटल एक्ट, लेबर एक्ट, सभी का चर्चा मैंने किया है। इसमें कुछ छूट गया हो तो आप बोल सकते हैं, पुनः रिवीजन करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ सेल्फ स्टडी का बेस्ट स्टडी मैंने इतना बताया, आप खुद स्टडी करें। और जो भी विद्यार्थी जो शिक्षा प्रेमी हैं, जो विशेष स्पेशल एजुकेशन में काम कर रहे हैं, जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उनको एक बार निश्चित रूप से हमारे संविधान का एक बार, 2 बार, 3 बार अध्ययन करना चाहिए, ताकि आपके मौलिक अधिकारों का पूर्ण ज्ञान हो और किस एक्ट में कम से कम जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड की जानकारी तो होनी ही चाहिए। खासकर हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूजा वे नहीं करेंगे जो शिक्षा से वंचित होंगे, लेकिन जो शिक्षक होंगे वो निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूजा करते ही होंगे, क्योंकि आज इतने बड़े बड़े जज, इतने बड़े बड़े वकील पुल बांध के बैठे हुए हैं, किस अधिकार का, हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का द्वारा जो बनाया संविधान है। तो हमारा आज का ये समाप्त होता है। जय हिंद।